जी, आपने हरियाणा का चुनाव देखा, राजस्थान का चुनाव देखा और ख़ास करके इन दोनों जगहों में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना करती है। और हमारे सामने उदाहरण है उड़ीसा का भी, हमारे सामने उदाहरण है आने वाले दिनों में बिहार का भी, कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है और अपने ही लोगों को अपना प्रेज़ेंट करती है और बाद में उनके नीचे से दरी खींच दिया करती है। तो क्या ऐसा लग रहा है क्या कि ये दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? आप इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए पूरे देश में जब से बीजेपी सत्ता में आई, आप इसको 2014 का चुनाव कह सकते हैं। कुछ मुद्दों के साथ बीजेपी सत्ता में आई, केंद्र में आई और उसके बाद लगातार उनकी चुनावी मशीनरी काफ़ी, मैं कहूँगा कि एक हद पार करके काम करती हुई नज़र तो सबको आ रही है। लेकिन आज का जो विषय है, आपने बिल्कुल लिखा है कि आप दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं, साथ में आप पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग गड़बड़ियाँ जो हैं, उनको रोक पाएगा? इस पे मेरा एक छोटा-सा सवाल है, क्या उनकी इच्छा है? क्या चुनाव आयोग की ये इच्छा है कि वो गड़बड़ियाँ रोके या गड़बड़ियों को बढ़ावा दे? ये आप सब लोगों को भी चिंतन करने की ज़रूरत है और हम जैसे जो छोटे संगठन हैं, उनको भी चिंतन करना होगा और काम का तरीका भी बदलना होगा। मेरे हिसाब से पूरे चुनावी प्रक्रिया को 4 पोर्शंस में हम यदि देखें, 4 भाग में उसको डिवाइड कर लें। पहला भाग ये है जो कि दिल्ली चुनाव होने के बाद, मतलब कोई चुनाव हो जाता है और अगले चुनाव के बीच का समय, 8 तारीख के बाद अगले 5 साल पहला फेज है। ये जो पहला फेज है, इसमें लगातार पॉलिटिकल पार्टियां अपना वोट बैंक बढ़ाने का, सत्ता पक्ष अपने तरीके से काम करता है, विपक्ष जो है वो अपने तरीके से काम करता है। तो मान लेते हैं कि 5 साल की बजाय आखिरी का 1 साल, जैसे अभी बिहार चुनाव आएगा, उसमें इलेक्शन कमीशन अपनी वोटर लिस्ट प्रकाशित करता है, वेबसाइट पे डालता है, वोटर उसमें अपना नाम चेक करते हैं, बार बार उसमें मॉडिफिकेशन वोटर लिस्ट में हो जाता है। पहला फेज ये है जब तक कि आचार संहिता और चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं होता। दूसरा फेज मुझे लगता है कि जो चुनावी तारीख ऐलान होने के बाद जब तक चुनाव नहीं हो जाता, उस दिन के बीच के फेज को हम दूसरा पार्ट मान लेते हैं। और तीसरा पार्ट मुझे लगता है वो है जिसमें वोट डलने के बाद मशीन मतगणना के लिए जाती है। और आखिरी जो पार्ट ये है कि रिजल्ट आने के बाद सरकार बनाने का खेल। तो यदि चुनावी आयोग की बात की जाए, 3 जगह वो डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है, उसकी अथॉरिटी है और वो काम करता है। आखिरी का जो फेज है कि रिजल्ट आने के बाद सरकार बनाने का काम, जिसमें संगठन, पॉलिटिकल पार्टियां, अलग अलग लोग शामिल होते हैं, उसमें सारा रोल केंद्र द्वारा बिठाए गए राज्यपालों का हो जाता है और साथ में संवैधानिक रोल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी दिखाई देता है। तो पहले पार्ट में हमें कुछ चीजों को बदलना होगा। अभी तक जितनी खबरें आती हैं, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन को अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि कुछ लोगों के वोट काट दिए गए और चुनाव होने के बाद, जैसे लोकसभा में लोग राहुल गांधी जी ने अपने उसमें भाषण में भी एक शब्द वो लेके आए हैं कि 70 लाख वोटर बढ़ा दिए गए। लेकिन ये जो डाटा है ये बाद में दिया जा रहा है। मुझे ये लगता है जब तक कि आचार संहिता ना लगे, लोगों का, संगठनों का, पॉलिटिकल पार्टियों का ये जिम्मेवारी बनती है कि दोनों प्रक्रियाओं पर ध्यान रखें कि भाई वोट किसी का कट तो नहीं रहा और किसी इलाके में ज्यादा वोट जुड़ तो नहीं रहा। ये काम कायदे से करने की भी जरूरत है और मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये काम नहीं किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टियां अपनी आवाज उठाती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनकी आवाज नहीं सुन रहा, क्योंकि वो जो आवाज है वो एक कई जगह सिर्फ ज्ञापन देना, मीटिंग करने, इस तक रह जाता है। मुझे लगता है ब्लॉक लेवल से लेके नीचे गली, गांव, मोहल्ले में भी इसके खिलाफ आंदोलन करते हुए आवाज उठाने की जरूरत है कि कुछ वोट कट रहे हैं, इनकी वोटों पे ध्यान देना चाहिए, कुछ वोट जुड़ रहे हैं, इनकी वोटों पर ध्यान देना चाहिए। ये होगा कैसे? आजकल आईटी, कंप्यूटर, वेबसाइट का जमाना है और आपको, हमको, सबको निगरानी रखनी होगी
कि जहां जहां वोट बन रहे हैं, घट रहे हैं, उसको देखा जाए। अब दूसरी बात आती है, इलेक्शन कमीशन का रोल इसमें बड़ा है, क्योंकि वोट बनाना और काटना दोनों ही इलेक्शन प्रक्रियाएं जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के अफसरों के द्वारा की जाती है। अब बात आ गई कि किस दिन वोटिंग होगी और आचार संहिता कब लागू होगी। मैं यह बात सुन रहा था, एक बड़ी अच्छी बात जो हमारे सीनियर साथी सीपीआई से हैं पैनल में, गिरीश जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि ये जो तारीखें हैं, ये 5 तारीख क्यों हुई? ये बजट से पहले होनी चाहिए थी। तो इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी रोकने की बजाय इस तरह की गड़बड़ियां फैलाता है। वो पहले से मन बना के रखता है कि प्रधानमंत्री जी कहीं जाएंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो तारीख है वो दे देगा। और आजकल तो मुझे बड़ा मतलब मजाकिया खबर भी सुनाई देते हैं। अक्सर हमारे जो सीनियर साथी हैं वो आइडिया लगा लेते हैं। वो कहते हैं कि अब जैसे आने वाला चुनाव बिहार का है, तो आइडिया लग जाएगा, बिहार दौरे पे प्रधानमंत्री जी जाएंगे, बड़ी घोषणाएं करेंगे, उससे अगले दिन ही चुनाव आयोग 1 तारीख का ऐलान कर देगा। तो पहले से पता होता है कि चुनाव आयोग किस दिन बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, ये आप और हम अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो मामला जो तारीख है उसको अनाउंस करने में, उसमें कितने फेज में चुनाव होगा, ये सारी बातें गड़बड़ियों की ओर इशारा करती हैं। और चुनाव आयोग को इस पे विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। नो डाउट इसमें चुनाव आयोग जानबूझ के करता है, तो हम सबको पहले दिन से ही चुनाव होने का इंतजार ना करके इन सब बातों पे पहले दिन से आवाज उठानी चाहिए। अब बात आ जाती है चुनाव संहिता लगने के बाद पैसा बांटना, साड़ियां बांटना, ऑफिस में कार्ड बना के पैसा बांटना, बकायदा उसकी एंट्री कर देना, ये सारी चीज आपने दिल्ली के चुनाव में देखी। बीजेपी के लोगों पर भी आरोप लगा कि उन्होंने कार्ड तक बना दिए हैं और हजार हजार रुपए लोगों को देना शुरू कर दिया, महिलाओं को देना शुरू कर दिया, साथ में साड़ी दे रहे हैं। और एक आप देखिए कि यदि कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो वो ये डरता था कि उसको कहीं नोट करे, प्रूफ बनाए, इन सब से वो दूर भागता था। लेकिन यहां बकायदा कार्ड बन रहे हैं, उस पर साइन हो रहे हैं, उसमें लिखा जा रहा है किस तारीख को आपको 1000 रुपए मिले। और ये काम सिर्फ बीजेपी ने नहीं किया, हमारे यहाँ एक अभी पैनल में आम आदमी पार्टी के सज्जन भी थे, उनके खिलाफ भी ऐसी शिकायतें देखने को मिली हैं। तो मुझे ये लगता है जब चुनाव के दिन चल रहे होते हैं, इस तरह की गड़बड़ियां पार्टी संगठन करते हैं। लेकिन अब मामला ये बन गया है कि चुनाव आयोग के नजरों पे पट्टी बंदी है। ये माना जाता है कि वो सिर्फ एक बार बोलेंगे, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसीलिए सब लोगों का हौसला बढ़ रहा है कि वो सारी गड़बड़ियां कर लें। अब अगला फेज आता है जिस दिन चुनाव है। चुनाव वाले दिन हमारे जो पॉलिटिकल संगठन है, जिसमें बहुत बार ये कहा जाता है कि 20 साल से जी मैं बूथ पे काम कर रहा हूं, मैं पोलिंग एजेंट बना हूं। असलियत ये है कि पोलिंग एजेंट बनने वाले दिन के डॉक्यूमेंट बनाने में इतनी सारी गड़बड़ियां होती हैं, जिससे सत्ता पक्ष इन गड़बड़ियों का फायदा उठाता है और विपक्षी पार्टी के लोगों को पोलिंग बूथ के अंदर जाने से भी रोकता है। तो मुझे लगता है पोलिंग बूथ का जो काम है उसको भी टेक्निकली और बड़े ध्यान से करने की जरूरत है। और इसमें ये जो जरूरत है, ये विपक्षी पार्टियों को ज्यादा इसको अहमियत देने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग केंद्र सरकार का है, लेकिन आप देखेंगे जहां जहां राज्यों में दूसरे संगठनों की, दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, तो वो भी कोई गड़बड़ियां करने में कमी नहीं रखते। आपको ऐसे राज्यों के उदाहरण मेरे से ज्यादा पता है कि केंद्र में सरकार यदि किसी और पार्टी की है, और मान लेते हैं कि वो केंद्र में सरकार आज बीजेपी की है, यदि राज्यों में किसी दूसरे पार्टी की, रीजनल संगठन की, रीजनल पार्टियों की सरकारें हैं, तो वो भी कोई कमी नहीं छोड़ते लोकतंत्र का गला दबाने में। तो उस दिन आपकी केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो कि चुनाव ऑब्जर्वर के रूप में आएंगे, और जो स्टेट लोग हैं वो आपके वहां पर बैठ के वोटों में गड़बड़ करने का काम करेंगे। अब इसके बाद जब वोट चली जाएगी मशीन में, तो गिनती वाले दिन भी स्टेट गवर्नमेंट यदि विपक्ष की है और केंद्र सरकार किसी और की है, तब जरूर ये है कि आमना सामना हो जाता है। कुछ अफसर उनके होंगे, कुछ उसके दूसरे के होंगे, लेकिन डेडली कॉम्बिनेशन तब बनता है जब दोनों जगह बीजेपी की सरकार है।
जैसे हरियाणा में हुआ, दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी, तो काउंटिंग के दौरान भी पोस्टल बैलेट को निरस्त किया गया, चुनाव में जो वोटिंग आई थी उसमें भी झोल झाल किया गया, कहीं कहीं लिखा गया कि दोबारा काउंटिंग की जाए क्योंकि काउंटिंग लिखते समय गड़बड़ें की गई। तो ये सारी चीजें चुनाव आयोग की हैं, लेकिन हम सब लोगों को ये देखना होगा कि क्या वो गड़बड़ियां रोकने वाले हैं या गड़बड़ियां फैलाने वाले हैं। तो चुनाव आयोग पे पूरा बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और अब तो मुझे लगता है कि इस बार बिल्कुल उनके बिल्कुल खास व्यक्ति को ही चुनाव कमिश्नर बनाया जाएगा, क्योंकि आप सबने भी यहां बात रखी कि जो सिलेक्शन समिति है उसका जो स्वरूप है वो भी बदल चुका है। एक अगली बात भी है, यदि 8 तारीख को रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद लगभग बराबर सीटों पे आम आदमी और बीजेपी के एमएलए जीत के आते हैं, तो आप और हम सत्ता का जो एक घिनौना खेल है वो दिल्ली में जरूर देखेंगे, जिसमें खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, सरकार के लिए किसको बुलाया जाएगा। तो मुझे लगता है वहां पे चुनाव आयोग का भी इन्वॉल्वमेंट बंद हो जाएगा, क्योंकि आचार संहिता हट जाएगी। लेकिन देखना होगा एलजी साहब क्या करते हैं। और मुझे लगता है इन सब मुद्दों पे बातों के अलावा आप सब लोगों की लीडरशिप में कुछ ऐसे ग्रुप जरूर बनने चाहिए जो लगातार चुनाव होने के बाद भी चुनाव में गड़बड़ियां रोकने के लिए कुछ कुछ काम करते हैं। जी सर, थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनीलम अपनी टिप्पणी के साथ चर्चा आगे बढ़ाए। डॉक्टर सुनीलम। आप म्यूट हो गए डॉक्टर जी। यहाँ पर काफी सारी बात आ चुकी है, उसको रिपीट करने का मसला नहीं है। लेकिन मैं आज भोपाल में हूँ, भोपाल में विधानसभा में गया तो डॉक्टर्स को इलाज के लिए कुछ गया था, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, और डॉक्टर्स के साथ बैठा था। तो सब लोग असेसमेंट एक दूसरे को बता रहे थे। मैंने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो डॉक्टर लोग एक साथ बोले, जब तक ईवीएम है तब तक अभी आप इतना कॉन्फिडेंट होके कह सकते हैं। अब मैं इतना, मुझे शर्मिंदगी भी हुई। वो लोग, वो डॉक्टर्स जो है उनका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, लेकिन ईवीएम की मतलब विश्वसनीयता इतनी खत्म हो गई है, चुनाव आयोग की इतनी खत्म हो गई है कि मैं तो फिर उसके बाद में बैठा रहा, और वही जो मतलब वहां के 4 डॉक्टर है वही अपने भाषण जो है देते रहे चुनाव आयोग के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, मैनिपुलेशन के ऊपर। ये स्थिति देश के अंदर बनी है। खैर, अभी आप जो देख रहे हैं, अभी ये है कि चुनाव के दौरान जो गड़बड़ियां हुई उसको लेकर तो सब बातें आई गई हैं सोशल मीडिया में, लेकिन गिनती के जब आखिरी टैली आता है उसके अंदर भी गड़बड़ी होती है, ये आशंका बराबर रहती है। इसके बाद में एग्जिट पोल शुरू हो जाता है, और एग्जिट पोल के अंदर ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे कि जो निकालना चाहते हैं वो निकल जाए। तो पोल ये बता रहे हैं कि भाई 7 जो है वो एग्जिट पोल आ गए, और उसमें से 5 ने कहा कि बीजेपी जो है वो जीतने वाली है और आम आदमी पार्टी की आधी सीटें रह जाएंगी। आप जो मतदान के लिए मतलब जो जाते हैं, काउंटिंग एजेंट्स जाते हैं, उनको आप पहले से इतना ज्यादा डिमोरलाइज कर लो कि वहां पर जो मैनिपुलेशन आप करना चाहते हो वो बहुत आसान आपको हो जाए, क्योंकि डिमोरलाइज टीम जो है वो तो एक एक इशू के ऊपर भी लड़ भी नहीं पाती है। खैर, ये उनकी तरफ से अपना, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना प्रयास है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम लोगों ने आज चर्चा की है उसका मूल ये था कि ऑपोजिशन पार्टीज ने जिन गड़बड़ियों की आशंका व्यक्त की थी, क्या उन गड़बड़ियों को इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा? लेकिन सभी का जवाब जो है वो एकदम स्पष्ट तौर पर है कि इलेक्शन कमीशन में सुधार की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जितना करता था, जैसा करता था, वो सब कुछ वो करने ही वाला है, और वो सब शिकायतें फिर से एक बार दर्ज हो जाएंगी। जैसे जब मैंने कार्यक्रम शुरू किया था तब कहा था कि बिहार, उत्तर प्रदेश आम चुनाव जो है, हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव में दर्ज हुआ, तो हो सकता है एक बार फिर से दर्ज हो जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट अभी दिखलाई पड़ती है। मिल्कीपुर के अंदर भी जबरदस्त वहां पर मुकाबला हुआ है, और जिस तरीके का आपने जो शो देखा,
देखिए एक बड़ी बात है यहाँ पे, डॉक्टर गिरीश हैं पहले बहुत जगहों पर बोलते रहे हैं आप, कि भाई जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है अपना ग्रैंड शो कहीं ना कहीं करता है, कुल मिला करके लोगों को डिवाइड करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, लोगों को अपनी पार्टी को वोट देने के लिए परसुएड करते हैं। तो कम से कम ये काम तो आज नहीं करना था, लेकिन इसके ऊपर कौन रोक लगाएगा अगर इलेक्शन कमीशन रोक लगाने को तैयार नहीं है। हर बार ये शिकायत दर्ज की जाती है, इस बार भी पहले से कहा गया था कि वो डुबकी लगाने जाएंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग जो है वो जनता के प्रेशर से इम्यून हो गया है, और इसलिए हमारे जैसे लोग जो जन आंदोलन के लोग हैं वो बराबर एक ही बात कहते हैं कि पता नहीं क्यों अगर बिहार, उत्तर प्रदेश आम चुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर चुनाव आयोग का निश्चितकालीन घेराव करा करके और एक अविश्वास प्रस्ताव ला करके इम्पीचमेंट की कार्रवाई करके अगर वो उसके लिए सड़क पर आने को तैयार नहीं है, तो मोदी जी जब तक चाहेंगे, अमित शाह जब तक चाहेंगे, और तब तक जो है मैनिपुलेशन इसी तरीके से जैसा होता है वैसे ही लगातार चलता रहेगा। लोकतंत्र की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़ेगी। पार्लियामेंट में भाषण होंगे, ट्वीट भी चलेंगे, बयान भी आएंगे, लेकिन फाइनल राउंड में सड़कों पर ही आना पड़ेगा। किसानों ने एक मॉडल दिया संयुक्त किसान मोर्चे में लड़ने का, उसी को पॉलिटिकल पार्टीज का जो है फॉलो कर लें, लेकिन वो उसको फॉलो करने को तैयार नहीं है। मैं तो अपने स्तर के ऊपर बहुत दिन रात यही बोलता हूं और यही लीडर्स को परसुएड करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे चुनाव आयोग के ऊपर हमारी बात का कोई असर नहीं होता, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के ऊपर, और बिल्कुल स्पेसिफिक कहना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन के लीडर्स के ऊपर भी सड़क पर आकर के और आर पार की लड़ाई लड़ने का भी कोई उनके ऊपर असर दिखलाई पड़ता नहीं है। तो फाइनल राउंड में जनता जो है, उसी ने, आपको मालूम है, खदेड़ा था श्रीलंका में, उसी ने खदेड़ा बांग्लादेश में, उसी